नमस्कार, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस SST एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10। टॉपिक हमारा है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। क्वेश्चन नंबर 1 to 5। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज्ड इन इंडिया। ठीक है, आपको क्या बताना है, लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट में इंडिया में वुमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेटेड होता है या डिसएडवांटेज जो है वो बताना है। यानी कि विभिन्न पहलुओं पे आपको डिफरेंट एस्पेक्ट में आपको इंडिया में वुमेन के साथ जो भी भेदभाव होते हैं या फिर उन्हें जहाँ पर भी डिसएडवांटेज मिलते हैं वो आपको मेंशन करना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में काफ़ी हद तक हम जानते हैं क्योंकि हम लोगों से सुनते आ रहे हैं। हाँ, ये है कि आसपास हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इन चीज़ों को नहीं देख रहे होंगे। मतलब कुछ चीज़ें इनमें से हैं जो हम अपने आसपास देख रहे होंगे, कुछ चीज़ें हम नहीं देख रहे होंगे, लेकिन किसी न किसी एरिया में वो चीज़ें आज भी हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए हम 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। लिटरेसी रेट अमंग वुमेन। तो लिटरेसी रेट अगर हम देखते हैं तो वुमेन का जो है आज भी लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, 57% वुमेन का है। एंड वहीं मेन की बात करते हैं तो 76% मेन का है। ठीक है, तो लिटरेसी रेट जो है वो वुमेन का बहुत कम है, जबकि रहते दोनों एक ही समाज में है। ठीक है, लाइफ भी कहें कि तो दोनों की वही होती है, लेकिन जो वुमेन का अगर हम देखें लिटरेसी रेट वो काफ़ी कम है। फिर आगे बात करते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ वुमेन इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन लिमिटेड नंबर में वुमेन होती हैं जो कि हायर एजुकेशन पाती हैं। ठीक है, एक टाइम होता है कि उनको जो स्टार्टिंग में एजुकेशन दे दी जाती है, लेकिन बाद में हायर एजुकेशन के लिए उन्हें मना कर दिया जाता है, या अक्सर होता है कि उनकी शादी वगैरह हो जाती है तो उसकी वजह से वो हायर एजुकेशन नहीं पाती हैं। या फिर कई बार होता है कि शादी नहीं भी हो गई लेकिन फैमिली में है कि बस इतना जितना पढ़ लिया वो काफ़ी है, अब आगे की पढ़ाई नहीं करनी है। वहीं अगर हम देखें तो मेन के लिए तो उनको प्रेफरेंस दी जाती है इन सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं हाई सैलरी नंबर ऑफ वुमेन इन हाई पोजीशन। हाई सैलरी और हाई पोजीशन पे अगर हम देखें वुमेन के तो वहाँ भी उनके नंबर्स जो है बहुत कम है। बहुत कम वुमेन होती हैं जो कि हाई सैलरी एंड हाई पोस्ट पर होती हैं। ठीक है, मैक्सिमम जगह पे क्या होगा, मेन ही मिलेंगे। ठीक, डेली हाउस होल्ड चोर्स अगर हम देखें तो डेली के जो काम है वहाँ पर रहते सब एक ही घर में हैं। कई घर ऐसे होते हैं जहाँ पर मेन एंड वुमेन दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों सुबह निकल रहे हैं शाम को आ रहे हैं, लेकिन जो घर के काम होंगे मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम जो होंगे वो वुमेन ही करेंगे, जबकि हैं तो दोनों ही ह्यूमन। ठीक है, दोनों ह्यूमन बॉडी हैं, लेकिन अगर काम देखा जाए तो घर के काम जो होंगे वो कौन करेगा, वुमेन करेंगी। बच्चों को भी जो ज़रूरत होगी वो उसके लिए कहाँ आते हैं, अपनी माँ के ही पास आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम देखें फादर से बच्चों की क्या डिमांड रहती है, बाहर से कोई चीज़ लानी है, कहीं घूमना है, वो चीज़ें घर पे चीज़ें हैं, एक माइंडसेट है कि वो सारी चीज़ें जो है वो वुमेन ही करेंगी। तो ये सारी ये माइंडसेट होना। ठीक है, फिर वेज इनइक्वालिटी अगर हम देखें तो बहुत सारी जगहों पे काम जो सेम काम पुरुष भी कर रहा है, सेम काम महिलाएं भी कर रही हैं। ठीक है, मेन वुमेन दोनों सेम काम को कर रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या है कि वुमेन को अगर सैलरी है तो वुमेन से कम दी जाती है। अगर आपने आसपास भी देखें तो जो लेबर्स वगैरह काम करते हैं वहां पर क्या होता है, वुमेन को कम सैलरी मिलती है। खेतों में भी क्या होगा, वुमेन को कम सैलरी दी जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि वेज इनइक्वालिटी, सैलरी भी वुमेन को कम दी जाती है, जबकि सेम काम दोनों कर रहे होंगे लेकिन वुमेन को कम सैलरी दी जाती है। फिर डिजायरिंग बॉयज बाय पेरेंट्स। पेरेंट्स जो होते हैं, ठीक है, हमारा आज समाज तो काफ़ी चेंज हो गया है, नहीं डिमांड है, लेकिन बहुत सारी जगहें अभी भी ऐसे हैं, बहुत सारे एरिया या फिर कह सकते हैं बहुत सारे घर ऐसे आज भी हैं जहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनके घर जिस बच्चे का बर्थ हो वो बॉय ही हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें
है तो वही आएगी तो ह्यूमन बॉडी ही, लेकिन वहां पर क्या है, डिजायर किस चीज के लिए होते हैं, वो बॉयज के लिए होते हैं। ठीक है, फिर लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में भी अगर हम देखें तो वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो काफी कम है आज भी। ठीक है, अगर हम देखें, हम अगर हमारे यहाँ की जो बड़ी पोस्टें हैं जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए या फिर प्राइम मिनिस्टर हो गए, इन सभी पोस्ट पर भी अगर हम देखें तो आज तक में कितनी वुमेन हैं जो कि इन पोस्ट पर आई हैं, नहीं आई है, बहुत कम। ठीक है, गिनती से आप बता सकते हो कि कौन अगर हम देखें कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर पे कौन सी महिला रही हैं या कितनी रही हैं, तो वो आपको बहुत आसानी से पता है कि कौन है। ठीक है, फिर केसेस ऑफ हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस ऑफ वुमेन, तो ये सारी चीज़ें भी वुमेन के साथ बहुत ज़्यादा होती हैं, बाहर भी होती हैं और घरों के अंदर भी होती हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट हैं लाइफ के जहाँ पर हम देखते हैं कि वुमेन को डिसएडवांटेज या फिर डिस्क्रिमिनेशन उनको मिलता है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है स्टेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स विथ वन एग्जाम्पल ईच। ठीक है, आपको डिफरेंट फॉर्म्स बताने हैं कम्युनल पॉलिटिक्स के और सबके एक एक एग्जाम्पल बताने हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बिलीव वंस रिलीजन। ठीक है, अपने धर्म को ही श्रेष्ठ मानना। ठीक, सबसे बड़ी चीज यही आती है, जहां पर कम्युनल हम लोग वायलेंस देखते हैं वहां पर क्या है, सबसे बड़ी चीज यही आती है कि अपने ही रिलीजन को श्रेष्ठ मानना। वहां पर क्या होता है, लोगों के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। क्यों? क्योंकि अपने ही रिलीजन को वो क्या कह रहे हैं, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कह रहे हैं, अदर को उससे नीचे समझते हैं। अब जो अगला है उसे भी लगेगा कि नहीं, मेरा रिलीजन जो है वो ऊपर है, तुम्हारा नीचे। तो यहाँ पर ही वायलेंस जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। ठीक, इसमें ऐसी सोच अगर हम देखें या एग्जाम्पल देखें तो कहाँ पर आता है, जो जिसे कहते हैं हम कट्टरवाद। ठीक है, तो धार्मिक कट्टरवाद, तो वो इस तरह के कम्युनल में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। रिलीजन के आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन, अगर इसमें देखें जैसे मुस्लिम लीग हो गया जो कि मोमडन्स की तरफ से बना दिया गया, अकाली दल हो गया पंजाबियों की तरफ से हो गया, हिंदू महासभा हो गया जिसमें हिंदूज है, तो इस तरह का कम्युनल हम यहाँ पर डिवीजन देखते हैं। ठीक है, कम्युनल पॉलिटिक्स देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट्स इन द नेम ऑफ रिलीजन। रिलीजन के आधार पर डिफरेंट स्टेट्स की डिमांड करना। तो जैसे कि हमने पार्टीशन के टाइम में देखा था, पार्टीशन के पहले देखा था, तो उस टाइम में क्या था कि जो मुस्लिम लीग थी तो उसने भी डिमांड किया था कि उन्हें एक अलग से स्टेट दे दिया जाए। ठीक है, बाद में तो उन्होंने पूरी एक अलग कंट्री बना ली, लेकिन पहले उनकी डिमांड क्या थी, अलग स्टेट की थी। तो उसी तरह हम बाद में देखते हैं कि अकाली दल के द्वारा पंजाब की डिमांड की गई। तो रिलीजन के आधार पर क्या है, अलग से स्टेट की डिमांड होना। एग्जाम्पल ये हमारा है द डिमांड फॉर पंजाब बाय द अकाली दल। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आते हैं समटाइम्स, आगे तो है समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैसेकर्स। कई बार क्या होता है, ये कम्युनल पॉलिटिक्स जो होती है वो बहुत बड़े वायलेंस का रूप ले लेती है, राइट्स का रूप ले लेती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल या सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर कहें तो इंडिया एंड पाकिस्तान का जो पार्टीशन था वो था, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा वायलेंस हुए, राइट्स हुए, बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई। और यहाँ तक कि हमने ये भी देखा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हमने देखा कि इस कम्युनल वायलेंस जो हैं वो बराबर होते रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनल पॉलिटिक्स। ठीक है, और सबके एग्जाम्पल भी यहाँ पर हमने देख लिया। बाकी आप अपने से भी कई चीज़ें जो है आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, न्यूज में देखते हो, तो उसे आप अपने से ऐड कर सकते हो। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। इंडिया में आज भी कास्ट इनइक्वालिटीज आज भी जारी है, कैसे? ठीक है, तो हम अगर अपने आसपास देखें तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ठीक है, फिर बहुत सारे एरिया हैं जहां पर ये इनइक्वालिटीज, कास्ट इनइक्वालिटीज जो है वो आज भी काफी बड़े पैमाने पर जारी है।
ठीक है, पहले से तो सुधार हुआ है लेकिन अभी भी काफ़ी जगहों पर है। बाकी तो हम लोग हिस्ट्री में या फिर न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ में ये चीज़ें देखते आ रहे हैं हमेशा से, कास्ट इनइक्वलिटीज़ के बारे में, जो कि इंडिपेंडेंस से पहले जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, उसके बाद इसमें थोड़ा सा फ़र्क आया है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर ये जारी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी अगर हम देखें तो जो लोअर कास्ट है या फिर बैकवर्ड कास्ट है या फिर ट्राइब्स हैं, उन जगहों पे ये पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है कंपेयर अपर कास्ट वालों में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे परसेंटेज ऑफ पीपल इन एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में अगर हम देखें तो वहाँ पर भी परसेंटेज अगर देखें तो जो अपर क्लास वाले लोग हैं वो एजुकेशन में लोअर क्लास या फिर ट्राइब्स या फिर बैकवर्ड क्लास इन सभी से आगे रहे हैं, मतलब इन्हें एजुकेटेड लोग इसमें ज़्यादा हैं और उसमें भी हायर एजुकेशन वाले लोग ज़्यादा हैं। इन्हीं वजहों से हमने देखा है इंडिपेंडेंस के पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार, मिस्टर नायकर, इन सभी लोगों ने इन्हीं चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई थी। और उस टाइम में बहुत सारे काम ऐसे भी होते थे जो कि एक स्पेशल, मतलब कास्ट स्पेशल के लिए वो होता था। वो काम जो होते थे वो सिर्फ वही कास्ट वाले लोग ही कर सकते थे। काम जो थे वो कास्ट वाइज बटे हुए थे कि इन कामों को इस कास्ट वाले ही करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। इस तरह से क्या था, डिस्क्रिमिनेशन था। आज भी बहुत सारे एरियाज हैं वहां पर ये चीजें हैं, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है वो पहले से पिछड़ा चला आ रहा है, ठीक है, कि फैमिली जो है वो यही चीजें करती थी। तो सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी हम देखेंगे कि कई जगहों पे ऐसा है कि वो अपनी फैमिली के कामों को आज भी कर रहे हैं जो उनके फैमिली में पहले से किए जाते रहे हैं कास्ट के अकॉर्डिंग, ठीक। फिर नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी जो है वो आज के टाइम में तो हम देखेंगे कि बहुत बहुत ही कम हो गई है, लेकिन फिर भी सुनने में आता है कभी कभी कि कुछ एरियाज में आज भी है कि छुआछूत को लोग आज भी मानते हैं कि लोअर कास्ट वाले जो हैं वो उन चीज़ों को छू नहीं सकते, उन अपर कास्ट वालों की चीज़ों को छू नहीं सकते, या फिर उनका जहाँ से वो पानी लेते होंगे, जहाँ से वो सामान लेते होंगे, उन जगहों पर वो जा नहीं सकते हैं। या फिर कई जगहों पर बहुत सारे पहले ऐसा था कि टेम्पल्स में उनका जाना मना था। तो अभी भी कुछ जगहों पे, कुछ एरियाज में ऐसी न्यूज़ जो है वहां से हमें सुनने को मिलती हैं कभी कभी, ठीक है। फिर कंसीडर वंस रेस सुपीरियर। अपनी जो कास्ट है, अपनी जो जाति है, उसे, अपनी कास्ट को कंसीडर वंस कास्ट सुपीरियर, यहाँ पे कास्ट करना ज़्यादा सही है, ठीक है। तो कास्ट सुपीरियर, तो अपनी जाति को जो है वो श्रेष्ठ समझना। तो जो अपर क्लास वाले हैं वो अपनी जाति को श्रेष्ठ समझते थे, और जो लोअर कास्ट वाले हैं उनको हेय दृष्टि से देखा जाता था। तो उसी अकॉर्डिंग उनको उसी तरीके से ट्रीट भी किया जाता था। और आज भी जो कुछ इलाके हैं, कि अगर आज भी जारी है कैसे, तो कुछ इलाके आज भी हैं जहां पर इस तरीके से लोग हैं। कंसेप्ट इन वेडिंग्स में अगर हम देखें तो अगर ये चीज़ें ना होती, ठीक है, कास्ट इनइक्वलिटीज़ अगर ना होती, तो कहीं भी अपनी फैमिली में जब लोग अपने बच्चों की शादी करते हैं तो किसी भी जगह पे कर सकते हैं। लेकिन आज भी ऐसा है कि लोग अगर अपने बच्चों की शादी करते हैं तो क्या करते हैं, अपनी कास्ट वालों में ही करते हैं। उसी में बहुत सारे जगह पे होता है कि जिसे कहते हैं लव मैरिज। तो उसमें क्या होता है कि उसमें फैमिली सपोर्ट तब करती है जब अपनी कास्ट में लोग कर रहे हैं, ठीक है। अपनी कास्ट वालों से अगर जो कि किसी से शादी करना चाहता है, अकॉर्डिंग ही वो शादी करना चाहता है, लव मैरिज करना चाहता है, तो अगर अपनी कास्ट का अदर पर्सन है तब तो ठीक है, फैमिली सपोर्ट करती है। लेकिन अगर नहीं है तो नहीं किया जाता है। तो ये क्या है कि आज भी इनइक्वलिटीज जो है, कास्ट इनइक्वलिटीज जो है वो आज भी जारी है। इसी वजह से ये चीजें जो है वो मना है कि फैमिली अगर शादी कर रही है तो वो अपनी कास्ट में ही कर रही है। अगर कोई लव मैरिज कर रहा है, जो अपने से शादी कर रहा है, तो वहां पर भी क्या है कि वहां पर भी लोग अपनी कास्ट अगर है तब तो सपोर्ट करेंगे, वरना फिर नहीं करते हैं। बाकी एक्सेप्शन तो हर जगह है कि नहीं करते हैं। समाज, सोसाइटी हमारी काफ़ी चेंज हो गई कि बहुत जगह मान्यता लोग दे देते हैं, लेकिन काफ़ी लोग होते हैं कि उन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फाइनली उन्हें बाद में सपोर्ट करना पड़ता है, वो दूसरी चीज़ें हुई। तो इस तरह हमने देख लिया कि ये जो पॉइंट्स हैं कि आज भी हमें अपने समाज में कास्ट इनइक्वलिटीज जो है इस तरीके से देखने को मिलती है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, स्टेट 2 रीजंस टू से दैट कास्ट अलोन कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्शन रिजल्ट इन इंडिया। ठीक है,
इंडिया में इलेक्शन रिजल्ट को सिर्फ कास्ट के आधार पर डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। 2 रीजंस बताने हैं, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं इलेक्शंस होते हैं तो कोई भी पार्टी जब अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो वो कास्ट को ध्यान में रखती है कि उसका जो उम्मीदवार है जिसे वो अपनी तरफ से, जो उनकी तरफ से इलेक्शन में खड़ा होगा, वो किस एरिया से कौन सा पर्सन जो है वो ज्यादा से ज्यादा वोट खींच सकता है, तो वहां पर कास्ट को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन सिर्फ कास्ट को ही आधार बनाकर इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उन्हें डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक। रीजंस अगर हम देखें तो फर्स्ट है, नो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट, so every candidate and party needs to win the confidence of more than one caste and community to win elections, ठीक है। अगर हम देखें हमारा जो इलेक्शन होता है जिस भी एरिया में होगा तो वहां पर कोई भी कास्ट जो है वो ऐसी मेजॉरिटी में नहीं है कि वो इलेक्शन जिता सके। इलेक्शन जिताने के लिए सिर्फ एक कास्ट या फिर एक कम्युनिटी पे डिपेंड नहीं रहना होगा। जो भी उम्मीदवार है उसे अदर कम्युनिटीज, अदर कास्ट सभी का भरोसा जीतना होगा। सिर्फ एक कास्ट या एक कम्युनिटी जो है वो उसे जिता नहीं सकती है। सेकेंड रीजन अगर हम देखते हैं, नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी व्हेन पीपल से that a caste is a vote bank of one party is usually means that a large proportion of the voters from that caste vote for one party, ठीक है। कई बार होता है कि लोग कहते हैं वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति। तो वोट बैंक की राजनीति का मतलब ये है कि जहां पर वो इलेक्शन हो रहा है, कि जिस एरिया में हो रहा है वहां पर उनके जो एरिया है, एरिया के अकॉर्डिंग, एरिया के लोगों के अकॉर्डिंग उम्मीदवार को खड़ा कर दिया गया, ठीक है। तो वहां पर वो वोट बैंक बन सकता है कि उसे वहां से मेजॉरिटी में वोट मिल जाएंगे, लेकिन काफी नहीं है कि वो जीतने के लिए, मतलब जीतने के लिए सभी का वोट मिल जाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि वोट बैंक की राजनीति जो है, वोट बैंक की राजनीति का मतलब ये है कि उस कास्ट के सभी लोगों का वोट नहीं मिल जाएगा। हम काफी लोगों के वोट मिल सकते हैं बट सभी लोगों के वोट नहीं मिल सकते हैं, इसीलिए इलेक्शन के जो नतीजे होंगे वो कास्ट पे डिटरमाइन नहीं होंगे। अगर हम क्लियरली इन सारी चीजों को देखते हैं तो ये समझ में आता है कि कास्ट के आधार पर मेजॉरिटी में, मतलब एक अच्छी संख्या में, लार्ज नंबर में वोट को तो खींचा जा सकता है, लेकिन जीतने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। अदर कास्ट के लोग, अदर कम्युनिटी के लोग, सभी का भरोसा उसके लिए जीतना जरूरी होता है। कई बार ये होता है कि कोई कास्ट है, ठीक है, ये एक सिंपल सी चीज है, अपने आसपास भी आप देखते होंगे, अपने घरों में भी देखते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन है जो कि कास्ट के बेस पर ही वोट नहीं करता, वो अपनी कास्ट से प्रेम करता है, ठीक है, उसे अपनी कास्ट पसंद है, अपनी कास्ट के लोग पसंद है, क्योंकि हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि लोग इस तरह से वोट करते हैं, तो वो अपनी कास्ट को पसंद करता है, ठीक है। जो उम्मीदवार खड़ा हुआ, ठीक है, मेरी कास्ट का है, वो मेरे लिए भला कर सकता है, लेकिन उससे ऊपर कई बार उसके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है कि उस पार्टी के जो भी फंडे हैं या उस पार्टी के जो भी पॉलिटिशियंस हैं उसे वो ज्यादा पसंद करता है। उस पार्टी जिस पार्टी को पसंद कर रहा है, ठीक है, वो अपनी कास्ट पे नहीं जा रहा है, वो देख रहा है कि हो सकता है कि उस कोई अदर पार्टी है जो कि वो पार्टी उसे पसंद आ रही है, न कि वो कास्ट के बेस पर वोट करेगा। वो देखेगा कि पार्टी जो काम करा रही है उसे वो पसंद आ सकता है, उसे उस पार्टी के पॉलिटिशियंस जो हैं वो पसंद आ सकते हैं, तो उसके बेस पर वोट करेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कास्ट की राजनीति जो है वो नहीं चलेगी, ठीक है। कास्ट के आधार पर यहाँ पर इलेक्शन के नतीजे जो हैं वो सामने वो नहीं जीते जा सकते हैं। वो जीते जाएंगे कि उसकी सोच क्या है, कास्ट से अदर वो हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करता है, वो उसके आधार पर वोट करेगा। तो क्लियरली वाइल कास्ट मैटर्स इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सो डू मेनी अदर फैक्टर्स, ठीक है। तो वहां पर सिर्फ कास्ट नहीं देखेगा, वो अदर फैक्टर्स को भी कोई देखेगा और उस आधार पर वोट कर सकता है। द वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज विच इज ऑफन स्ट्रॉन्गर देन देयर अटैचमेंट टू देयर कास्ट और कम्युनिटी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्शन के जो नतीजे होते हैं वो सिर्फ कास्ट के आधार पर ही नहीं जीते जा सकते हैं, उसी पे उसके लिए अदर एक्सेप्शंस, अदर चीजें भी जो है, अदर नजरिया जो है वो भी रखा जाता है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज लेजिस्लेटिव
बॉडीज, इंडिया की लेजिस्लेटिव बॉडीज में वुमेन रिप्रेजेंटेशन का स्टेटस आपको बताना है, ठीक है। वुमेन प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है आपको बतानी है। तो अगर हम देखें वुमेन रिप्रेजेंटेशन का स्टेटस तो वो काफ़ी लो है, जो कि हम देखते हैं 2019 में आके, मतलब इतने टाइम के बाद आकर भी वो कितना हुआ है, फर्स्ट टाइम में वो पहुंचा है 14.36%, जो कि काफ़ी कम है, ठीक है। स्टेट असेंबली में भी देखें इनका पार्टिसिपेशन तो कितना रहा है, वो 5% से भी कम रहा है। 5% मतलब नंबर हम देख रहे हैं कि नंबर्स भी कितने कम है, 5% से भी कम रहा है स्टेट असेंबली में। अब इसका तरीका क्या है, इसे हम कैसे तेजी से बढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए एक उचित सही जो पैमाना हो, सही मेजर जो हो, उतनी सीट जो है वो इनके लिए अगर रिजर्व कर दी जाए तो ये जो हमें परसेंटेज दिख रहे हैं वो तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। जैसा कि अगर हम देखते हैं जो हमारे इंडिया में जो पंचायत के चुनाव होते हैं और या फिर लोकल बॉडीज जो हैं, ठीक है, अर्बन एंड रूरल एरियाज में लोकल बॉडीज जो है वहां पर फिक्स है कि इनका पार्टिसिपेशन रहेगा। तो इस वजह से वहां पर अगर इनकी संख्या देखी जाए तो वो करीब 10 लाख से भी ज्यादा है। इसी को मानते हुए बहुत सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविस्ट जो है उनकी डिमांड रही है कि नेशनल असेंबलीज जो हैं, स्टेट असेंबलीज जो है, लोकसभा है, वहाँ पर इनको एक 1/3 जो पोर्शन है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए, वुमेन के लिए वो किया जाए। लेकिन ये इस बिल को भी वहाँ पर दिए हुए डिकेड्स हो गए हैं, बट ये बिल जो है वो अभी तक पास नहीं हुआ है। अगर ये पास हो जाता है तो ये जो हमें परसेंटेज दिख रहा है ये बहुत ही तेजी से फिर आगे बढ़ेगा, मतलब इनका पार्टिसिपेशन जो है, रिप्रेजेंटेशन का जो इनका पार्टिसिपेशन है, स्टेटस है, वो काफी तेजी से बढ़ेगा। आइए देखते हैं, इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज बीन वेरी लो। फॉर एग्जाम्पल, द परसेंटेज ऑफ elected women members in Lok Sabha has touched 14.36% of its total strength for the फर्स्ट टाइम इन 2019। फर्स्ट टाइम 2019 में इतना पहुंचा है, ठीक है, इतना कम है वो भी। देयर शेयर इन द स्टेट असेंबलीज इज लेस देन 5%। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविस्ट्स हैव बीन डिमांडिंग अ सिमिलर रिजर्वेशन ऑफ एटलीस्ट वन थर्ड सीट के लिए उन्होंने डिमांड की है इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फॉर वुमेन। अ बिल विथ दिस प्रपोजल, ये प्रपोजल उन्होंने रखा और इस प्रपोजल को पढ़े पढ़े वहां पर डिकेड्स पूरा बीत गया, हैज बीन पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट फॉर मोर देन अ डिकेड्स, बट देयर इज नो कंसेंसस ओवर द अमंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। द बिल हैज नॉट बीन पास्ड। आज भी वो बिल जो है वो पास नहीं हुआ है। अगर ये होता है तो इनकी जो कंडीशन है या इनका रिप्रेजेंटेशन का जो स्टेटस है वो काफी सुधर जाएगा। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए।